अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज मोहब्बत के रंग की किस्त नंबर 3 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। चलो भाई, अब जल्दी निकलो, सुबह 8 बजे हैं। वो लोग इस्लामाबाद के लिए निकले। कार में शहीद खुद ड्राइविंग कर रहा था। पापा आगे बैठे थे, जबकि रोहा शहीद की पिछली सीट पर थी और मम्मी इसके साथ। अभी कार ड्राइव करते कुछ देर ही गुजरी थी कि इसने शानजे को अपने निकलने का मैसेज किया। थोड़ी देर बाद ही शानजे का रिप्लाई आया, तुम शहीद के साथ बैठी हो क्या? शानजे ने शर्ट से पूछा। इसे मुस्कुराते हुए मैसेज बंद किया और बैक व्यू मिरर में शहीद की काली चमकदार आंखें देखी। फिर कुछ जल्दी से मैसेज टाइप सोचते हुए किया, अरे मेरी ऐसी किस्मत, कहा कि मैं शहीद के साथ बैठूं, जालिम समाज साथ बैठे हैं। अभी इसने सेंड करके फ़ोन बंद भी किया था कि शहीद के फ़ोन पर मैसेज टोन आई। जैसे ही इसने इनबॉक्स खोला तो रोहा के नंबर को देखकर हैरान हुआ। जो ही मैसेज पढ़ा तो इसे बेख्तियार कहका लगाया, क्या हुआ? ताजिक साहब ने इसे हंसते देखकर पूछा, कुछ नहीं, एक जोक पड़ा है। थोड़ी देर बाद रोहा के मोबाइल पर मैसेज टोन आई। इसे खोला तो शहीद का नंबर, जो रात में ही इसके नाम से सेव किया हुआ था, देखकर हैरान हुई। अच्छा, तो मेरी डैडी अब जालिम समाज है? रोहा ने हैरान होकर जब ऊपर अपने सेंड मैसेज पढ़ा तो शर्म से पानी पानी हो गई, क्योंकि जल्दी में शानजे की जगह वो मैसेज शहीद को कर दिया था। बेख्तियारी बैक व्यू मिरर में देखा, जहाँ दो शरारती आंखें पहले ही से इसे देख रही थी। प्लीज़, आई एम सो सॉरी, गलती से मैसेज आपको सेंड हो गया। मैं तो अपनी फ्रेंड से मजाक कर रही थी। मेरा मकसद आया पापा को जालिम समाज कहना नहीं था। रोहा ने शहीद को फौरी मैसेज टाइप किया। इसने दोबारा बैक व्यू मिरर में अभी ना देखा। हाँ, ऐसे तो माफ़ी नहीं मिलेगी, आपको मेरी एक बात माननी होगी। शहीद ने फौरी रिप्लाई किया, ओके, जो कहेंगे मानूंगी। रोहा ने बगैर सोचे समझे जल्दी से लिखा, ओके, वक्त आने पर बताऊंगा, लेकिन अपनी बात से मुकरना नहीं। पापा को बता दूंगा कि आप इन्हें जालिम समाज समझती हैं। शहीद ने जल्दी से मैसेज टाइप किया, शहीद, कितनी मर्तबा कहा है बेटा, ड्राइविंग करते फ़ोन पर टिक टिक मत किया करो। आसिया बेगम ने शहीद को मुसलसल मैसेज करते देखकर टोका। शहीद और रोहा ने बेख्तियार बैक व्यू मिरर में एक दूसरे को देखा। एक के चेहरे पर परेशानी और दूसरे के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट थी। मम्मी कुछ ऑप्शनल इंस्ट्रक्शन दे रहा था। आपको तो पता है, सर पर ना हो तो लोग कुछ भी हेर-फेर कर देते हैं। इसने फौरी मोबाइल साइड पर रखा। इसका जवाब सुनकर रोहा की जान में जान आई। इस्लामाबाद पहुंचकर आसिया बेगम के भाई के घर गाड़ी रुकते जैसे ही राजिक साहब और आसिया बेगम उतरे, रोहा ने उतरने से पहले शहीद के कंधे पर गोले से हाथ रखकर थैंक्स कहा और नीचे उतर गई। मगर शहीद को ऐसा लगा वो अपना लम्स इसके कंधे पर छोड़ गई है। सबने रोहा को हाथों हाथ लिया। शहीद के सब कजन्स इकट्ठे थे। रोहा तो पहली मर्तबा इन सब से मिल रही थी, मगर सबसे इतना प्यार दे रहे थे कि इसे लगा ही नहीं कि वो इनसे पहली मर्तबा मिल रही है। सबके साथ तमाम फंक्शन एंजॉय करते ही इसे 2 दिन गुजरे, पता ही नहीं चला। और इन तमाम अरसे में शहीद की मोहब्बत ने रोहा को अपने हिसार में ले लिया। शहीद की फ्रेंड्स वाली पीसी की वजह से इतना हुआ कि वो जो शहीद से बहुत घबराती थी, अब इसकी मौजूदगी से अक्सर आती नहीं थी। वलीमा का फंक्शन जैसे ही ख़त्म हुआ, शहीद के सब कज़न ने मॉल जाने का प्रोग्राम बना लिया। सब 6 से 7 गाड़ियों में निकले, क्योंकि अगले दिन सब ने अपने अपने घर वापस चले जाना था। अभी वो सब कुछ आगे ही निकले थे कि शहीद की गाड़ी, जिस मिरर रोहा और शहीद की दोनों और कज़न थी, वो रुक गई। पीछे से एक और गाड़ी आई जिसमें मुर्तज़ा, जिसकी शादी से ये लोग आए थे। इसने अपनी गाड़ी शहीद की गाड़ी के बराबर रोकी। शहीद की गाड़ी से इसकी दोनों कज़न शॉर्ट से शहीद और रोहा की बहस शरारती देखने उतर कर मुर्तज़ा की गाड़ी में बैठ गई। मुर्तज़ा शहीद को हेलो गुड टाइम कहता आगे बढ़ गया। ये सब इतनी अचानक हुआ कि रोहा हैरत के मारे गन रहती। शहीद ने मुस्कुराते रोहा की हैरत नजरों में देखा। क्या हुआ मिसेस? शहीद ने मुस्कुराते हुए रोहा की हैरत को देखा। ये सब वहाँ क्यों गए हैं? अब हम कहाँ जा रहे हैं? वो भी अकेली? रोहा ने शहीद को कार स्टार्ट करते देखकर दिमाग में आए सवाल पूछे। पहली बात ये कि ये दोनों बंदे अकेले नहीं होते। दूसरी बात ये कि हम कुछ टाइम एक दूसरे के साथ एंजॉय करने जा रहे हैं। शहीद ने इसे नरम और रो देती नज़रों से देखते हुए कहा, जो कदर के पिंक और डार्क ब्राउन शर्ट और शॉल के साथ ब्राउन जीन्स पहने, मीठे मीठे मेकअप में घने बालों को कैचर में बांधे सीधा इसके दिल में उतर रही थी। दिसंबर की सर्द दौड़ इस्लामाबाद की खामोश सड़क पर
सड़क पर शहीद के हमरा अकेली गाड़ी में रोहा की जान पर बनी हुई थी। ऊपर से शहीद की बातों से इतना सर्द, रात में भी इसके पसीने छूट रहे थे। क्या मतलब आपका इस बात से? रोहा ने शर्मीगी सी इसकी जानिब देखा। शहीद इसकी घबराहट को शर्मो हया समझ रहा था, जबकि वो खौफजदा हो रही थी। आपको याद है इस दिन आपके मुझे गलती से मैसेज करने पर मैंने कहा था कि मैं आपको तब माफ़ करूंगा जब आप मेरी एक बात मानेंगी। बात समझे कि आज वो बात मानने का वक्त आ गया। शहीद ने इसे याद दिलाते हुए कहा, किस तरह की बात मानना होगी मुझे? शहीद ने कुछ हैरत से इसके खौफजदा चेहरे को देखा। अरे इतना डर क्यों रही हो? बस कुछ देर में आपके साथ अपने रिलेशन को भरपूर तरीके से एंजॉय करना चाहता हूँ। फ्यूचर की कुछ प्लानिंग। शहीद ने मुस्कुराते हुए रोहा को हाथ पकड़ाना चाहा, मगर इसे तो गोया करंट लग गया। वो शहीद की बात को किसी और रंग में ले गई। खबरदार, जो आपने मुझे हाथ लगाया तो अगर मेरे पेरेंट्स ने मेरा अच्छा फ्यूचर देखते हुए आपके साथ निकाह कर दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जिसे चाहे मुझे इस्तेमाल करें। मैं आपकी हाई सोसाइटी की लड़कियों की तरह नहीं हूँ जो शादी से पहले आप क्या समझ कर बैठी मुझे अपने दिल की भड़ास निकालते। आखिर में वो चेहरा हाथों में लिए रो पड़ी। शट अप रोहा, इतना घटिया समझती हो आप मुझे? मैं महरम हूँ आपका। अगर कहें लेकर जा रहा हूँ तो आपको बात करना चाहता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं, ओह गॉड, इतनी बेतबारी। शहीद तो हैरत के मारे दंग रह गया। वो तो सिर्फ इसके साथ लॉन्ग ड्राइव के दौरान कुछ बातें करना चाहता था ताकि इन दोनों की कुछ अच्छी यादें लेकर जा सके। झूठ मत बोलें। अब आप अपनी गंदी सोच पर पर्दा रखना चाहते हैं और अभी आपने कहा था कि मैं आपके साथ अपने रिश्ते को महसूस करना चाहता हूँ। पहले आपने मुझे दोस्ती की आड़ में शीशे में उतारा और जब मैंने बेवकूफ़ों की तरह एतबार कर लिया तो अब आप मेरी बेवकूफ़ी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। रोहा बलक बलक कर रोने लगी। शहीद को अब मज़ीद कार ड्राइव करना मुश्किल हो गया। इसने सड़क के किनारे गाड़ी रोककर खौफनाक तेवर से रोहा की जानिब देखा, जो घुटनों पर सर रखे रो रही थी। शहीद ने गुस्से से इसे सीधा करते हुए अपने हाथों से इसके कंधे पर सख्ती से रखे। शट अप, जस्ट शट अप। वो गुस्से से उधरा। आप मेरी बीवी हैं। आपके नज़दीक आने के लिए मुझे इस किस्म की घटिया प्लानिंग की ज़रूरत नहीं। मैं आपको कहीं भी ले जाऊं तो दुनिया की कोई अदालत मुझे पूछने वाली नहीं, समझे आप? और जो पहले ही खौफजदा थी शहीद के इतने खतरनाक रिएक्शन की ताब न लाते हुए इसके बाजुओं में झूल गई। रोहा रोहा, शहीद ने परेशानी से इसको समझाया, मगर बेसूद इसको संभालते जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और करीबी हॉस्पिटल की जानिब बढ़ा। वहां पहुंचकर फौरी मुर्तजा को सूरत हाल बताकर अस्पताल पहुंचने का कहा। डॉक्टर्स फौरी इमरजेंसी में ले गए और नर्वस ब्रेकडाउन का बताया। हर गुजरते लम्हे के साथ रोहा की कंडीशन सीरियस हो रही थी। मुर्तजा अकेले आते हुए नजर आया। वो शहीद का बेस्ट फ्रेंड भी था। शहीद ने इसे सारी सूरत हाल बताई कि रोहा किस अंडरस्टैंडिंग का शिकार हुई। यार, तुम्हें ये सब ऐसे नहीं कहना चाहिए था। हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरे अल्फाज शायद गलत थे, मगर मुझे नहीं पता था वो मेरे बारे में इतना नेगेटिव सोचती है। चल इस बात को छोड़, इनके लिए भी दुआ कर। और हाँ, फूफू और अंकल को अब बताना पड़ेगा। मुर्तज़ा की बात ने इसकी परेशानी में इजाफा किया। बहरहाल अब वो ये सब अकेले हैंडल नहीं कर सकता था। इसने फ़ोन करके इन दोनों को अस्पताल आने का कहा और घर में किसी और से जिक्र करने को मना किया। एक तरफ रोहा की टेंशन और एक तरफ मम्मी पापा को फेस करने की टेंशन ने शहीद का दिमाग ऑफ कर दिया था। इसे क्या खबर थी कि कुछ अच्छे लम्हों की ख्वाहिश में ज़िंदगी से इतने अजीब दुराहे पर ले आएगी। इसने तो हमेशा लड़कियों से फासले पर रहकर बात की। इसकी अब तक की ज़िंदगी में कभी कोई एक्सीडेंट नहीं बना और आज अपनी बीवी के हाथों बेतबारी का ऐसा आईना देखा जिसमें वो अपनी रोहबा देखकर खुद हैरान रह गया। मोहब्बत कभी कभी इंसान को बहुत ख्वार करती है, ये आज इसने जान लिया। इतने सख्त अल्फाज अपनी मोहब्बत के मुंह से सुनकर भी वो बाहर खड़ा इसी की जिंदगी के लिए दुआगू था। यार, तू टेंशन ना ले, मैं अंकल और पप्पू को संभाल लूंगा। मुर्तजा बिन कहे इसे कैफियत समझ गया था। कुछ देर बाद ही इन्हें आसिया बेगम और राजिक साहब एमरजेंसी की तरफ आते दिखाई दिए। मुर्तजा इनकी जानिब बढ़ा। क्या बात है, कोई हॉस्पिटल में है? क्यों
آئے ہو یہاں؟ شہیر تم ٹھیک ہو میری جان؟ آسیہ بیگم نے گھبراتے ہوئے کہا۔ شہیر کو دیکھتے ہی اس کی جانب بے قراری سے بڑھی، اس کے چہرے بازو کو کھولا۔ وہ یہ ٹھیک ہے، ایکچولی اندر ایمرجنسی میں روحا بھابی ہیں، ہال جا رہے تھے کہ راستے میں اچانک بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ شاید تھکاوٹ سے بی پی بہت ڈاؤن ہو گیا تھا کہ وہ نروس بریک ڈاؤن کا سبب بنا۔ یہ کیا ہو گیا میری بچی کو؟ لیکن بی پی کیسے لو ہو گیا اتنا؟ آسیہ بیگم تو دل تھام کر رہ گئی۔ اسی وقت ڈاکٹر آیا۔ آپ کی وائف ریکور کر گئی ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں ہم انہیں روم میں شفٹ کریں گے تو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ جب روحا کو مکمل ہوش آیا تو آسیہ بیگم اسے سب سے پہلے ملنے گئیں۔ بیٹا تم بھی روحا بیٹی کو دیکھا، رازق صاحب نے شہیر کو کہا۔ وہ بس سر ہلا کر رہ گیا۔ اس دن ہر ایک بے اعتباری سے بڑا الفاظ یاد آیا۔ گھر میں مرتضیٰ نے بس اتنا بتایا تھا کہ روحا کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی ہے اور یہ کہ گھر سے کوئی نہ آئے کیونکہ ڈاکٹر زیادہ لوگوں کو ہاسپٹل میں رہنے نہیں دے رہے۔ تھوڑی دیر بعد آسیہ بیگم روحا سے مل کر باہر آئی۔ شہیر کے سامنے کھڑی ہو کر اتنی دیر اسے بے یقینی نظروں سے دیکھتی رہی۔ کیا بات ہے بیگم، شہیر کو ایسے کیوں دیکھ رہی ہے؟ سب حیرت سے انہیں دیکھنے لگے۔ آخر رازق صاحب نے پوچھا۔ دیکھ رہی ہوں کہ آج پہلی مرتبہ مجھ سے سچ چھپانے کے بعد میرے بیٹے میں مجھ سے نظر ملانے کی ہمت ہے یا نہیں؟ ان کی بات پر شہیر نے بے اختیار نظر جھکا لی، جس پر کڑپ سے آسیہ بیگم نے آنکھیں میچ کچل لی اور کتنے ہی آنسو ان کی آنکھوں سے بہہ گئے۔ ہوا کیا ہے؟ رازق صاحب نے پریشانی سے دونوں کو باری باری دیکھا۔ مرتضیٰ بھی سر جھکا گیا۔ پوچھے ان سے کیا ہے؟ اس نے اس معصوم کے ساتھ کیا کیا ہے؟ خوف زدہ ہو کر مجھ سے ہی میرے بیٹے سے خود کو بچانے کی بھیک مانگ رہی تھی۔ ڈوب مرنے کو دل چاہ رہا ہے میرا۔ آسیہ بیگم روتے روتے رازق صاحب کے بازو پر سر رکھ کر رو پڑی۔ شہیر رازق صاحب ایک اور تعصب سے بس اتنا ہی کہہ پائے، ممی پلیز اب آپ یہ مت کریں میرے ساتھ، یہ صحیح نہیں ہے۔ روحا کا جب نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا وہ میری ہی کار میں تھی اور اس میں صرف ہم دونوں تھے، مگر میں ایسا گرا ہوا نہیں ہوں اپنی بیوی سے۔ پلیز ممی آپ مجھے جانتی نہیں کیا؟ واقعی میں نہیں جانتی۔ جو روپ میں نے آج تمہارا دیکھا ہے تو میں واقعی نہیں تمہیں جانتی۔ اگر کوئی بات نہیں تو میں اتنی خوفزدہ کیوں ہے تم سے؟ اس حالت میں وہ کیوں پہنچی اور مرتضیٰ نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے مرتضیٰ کی طرف مڑی اور غصے سے اسے گھوڑا۔ وہ سیریسلی شہیر بے قصور ہے، بکواس بند کرو، تم اسے کرتوتوں پر پردہ رکھ رہے ہو۔ انہوں نے غصے سے مرتضیٰ کو خاموش کروایا۔ شہیر ایک دم غصے سے روحا کے ان کی جانب بڑھنے لگا۔ رازق صاحب نے اسے بازو سے پکڑ کر روکا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اب اس سے پوچھنے کہ آخر میرا جرم کیا ہے؟ وہ یہ سب ڈرامے کیوں کر رہی ہے؟ اگر ماں کی ذرا سی بھی محبت دل میں ہے تو تم اب اس کے پاس نہیں جاؤ گے اور آپ کل کی میری اور روحا کی ٹرینس کی ٹکٹ کروائیں۔ شہیر کو غصے سے دیکھتے رازق صاحب سے مخاطب ہوتے وہ روحا کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ نہ جانے کتنے واسطے دے کر انہوں نے روحا کو اپنے گھر والوں کو کچھ بھی نہ بتانے سے منع کیا، نہ جانے کیسے، مگر وہ مان گئی۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد ہی آسیہ بیگم نے روحا کی ممی سے ان دونوں کی شادی کی بات کی۔ صوفیہ بیگم خود نکاح کے اس رشتے کو اتنا لٹکانے کے حق میں نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے حامی بھرتے ہوئے باقی سب گھر والوں سے مشورہ کرنے کا کہا۔ آسیہ بیگم نے انہیں تسلی دلائی کہ روحا کے ماسٹرز کی ذمہ داری ان پر ہوگی۔ روحا سے جب انہوں نے بات کی تو وہ ہتھیلی سے ہی اکھڑ گئی۔ مجھے اس بندے سے شادی نہیں کرنی، اسے کہیں مجھے طلاق دے۔ روحا اس کی بات پر صوفیہ بیگم کا بے اختیار ہاتھ اٹھا۔ پاگل ہو کیا؟ کیوں نہیں شادی کرنی؟ دماغ خراب ہے تمہارا؟ خبردار جو تم نے یہ الفاظ آئندہ زبان پر لائے، میں آج ہی انہیں اسی مہینے کے اندر اندر تمہیں رخصت کرنے کا کہتی ہوں۔ انہوں نے غصے سے اسے دیکھا جو اب تک شوق کی کیفیت میں تھی۔ پھر آنن فانن سب طے ہو گیا، مگر جن دونوں لوگوں کی شادی تھی ان کے علاوہ سب خوش تھے۔ ایک نے انتقام کے جذبے کو دل میں رکھ کر اس رشتے کا آغاز کیا اور دوسرے نے ندامت اور بہت سے خوابوں کی کرچیاں سمیت۔ رخصت ہو کر جب وہ شہیر کے
घर आई तो आसिया बेगम ने इसकी तबीयत और संजीदा मूड देखते हुए कोई रस्म न की और सीधा इसे शहीद के कमरे में ले गई, जहाँ बेड के चारों तरफ गुलाब की पत्तियां बिखरी हुई थी। बेड के दोनों साइड टेबल्स पर भूखे रखे हुए थे, मगर अपने इंतकामी जज्बे के बाद वो माहौल की खूबसूरती को महसूस ही नहीं कर सकी। रेड एंड पीच लहंगे और शर्ट में वो कोई अप्सरा लग रही थी। हर आंख ने इसे सराहा था और जिसका हक था इसे नजर उठाकर भी इसे नहीं देखा था। इसके हुस्न की ना कदरी थी ये, मगर वो इन बातों से बेहरहाल दिल में शहीद की जिंदगी जहन्नुम बनाने आई थी। देखो बेटा, तुम दोनों के बीच इस रात क्या हुआ था कि तुम शहीद से खौफजदा रहने लगी। मैं इस बात की गहराई तक नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें ना सिर्फ बेटी कहती हूँ बल्कि दिल से मानती हूँ। कोशिश करके इसे माफ कर देना, अपनी जिंदगी को नए सिरे से आगाज करना। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ बेटा। कभी कभी वैसा होता नहीं जैसा हमें नजर आता है, हम वही देखते हैं जैसा हम देखना और समझना चाहते हैं। रिश्ता ऐसा है कि जब तक आप इकट्ठे ना रहें तो छोटी छोटी गलत फहमियाँ इस रिश्ते में जंग लगा देती हैं। इस्तेहकाक का रिश्ता जब बनता है तो मियाँ बीवी दोनों अपनी बात को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। खैर, मैं शहीद को समझाती हूँ, अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। रोहा की गंभीर खामोशी से उनका दिल कट गया। शहीद स्टडी रूम में बैठा था। वो चाहने के बावजूद भी इससे नफरत नहीं कर पा रहा था। शहीद, यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, रोहा अकेली है, वो इस वक्त मेरे नहीं मेरी मौत का इंतजार कर रही है। अल्लाह न करे आसिया बेगम जो इसे ढूंढती आई स्टडी में इसे परेशान और गहरा संजीदा हालत में देखकर नहायत तकलीफ से दो चार हुई। मम्मी, आपको एतबार है मुझ पर? शहीद ने बहुत आस से इन्हें देखते हुए पूछा। एक तरफ तुम बेगुनाह लगते हो तो दूसरी तरफ रोहा की सिस्टर मैं भूल नहीं पाती। हर हाल तुम्हें इस बात में इस वक्त मेरा नहीं इसका एतबार बहाल करने की जरूरत है। जाओ इसके पास। वो ठंडी सांस खींचता अपने कमरे की जानिब बढ़ा। अंदर आते ही पहली नजर रोहा के चेहरे पर पड़ी। ड्रेस भी चेंज हुआ चुका था। शहीद को मुतवज्जा करने के लिए खूंखार जो बेड पर बैठी किसी रिसाले का मुतालिया कर रही थी। अस्सलामुअलैकुम, शहीद ने बात करने का आगाज किया। आपको किसने कहा कि आप मुझ पर सलामी भेजे? रिसाला साइड पर कर वो गुस्से से बोली। मेरे मसहब ने, शहीद ने इसके उस पासे पर बेड पर बैठते हुए पुरसकून अंदाज में जवाब दिया। खैर, मैं इस बात के लिए सॉरी करना चाहता हूँ, हालांकि मेरी नीयत में कहीं कोई और नहीं था। मुझे इस भयानक रात के मुतालिक कोई बात नहीं करनी, और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं यहाँ सिर्फ मजबूरी के तहत मौजूद हूँ। मुझे आपसे और आपकी जात से कोई लेना देना नहीं। रोहा रोहा ने इसे इसकी हैसियत बरकरार कराई। कहने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ, मगर अफसोस आपकी हर बेइतबारी के बावजूद खुद को आपसे मोहब्बत करने पर मजबूर पाता हूँ। अहम मोहब्बत? रोहा गुस्से से बेड से उठी, लेकिन शरीर ने खड़े होते ही इसका रास्ता रोका। आज की रात जब लोग अपनी मोहब्बत की तकमील करते हैं, मैं दुआ मांगूंगा कि आपको मुझसे ऐसी मोहब्बत हो कि आप अपना अक्स भी देखना चाहें तो इसमें भी सिर्फ मैं आपको दिखाई दूँ। कि हैरान नजरों में देखता मुस्कुराता हुआ वो चेंज करने चला गया। वहां से वापस आया तो वो बेड के किनारे अभी तक इसकी बात पर हैरान और परेशान किसी गैर बड़ी नुक्ते को देख रही थी। शहीद साथ वाले रूम से मैट्रेस लेकर आया, बेड के पास नीचे बिछाया, लाइट ऑफ करके बल्ब ऑन किया। रोहा भी सीधी होकर इसे नीचे लेटा देखकर सुकून का सांस लेटने लगी कि रोहा की आवाज गूंजी। वैसे तो आप मुझसे गुजर भर के फासले पर हैं। शहीद की बात पर वो जो इसे अलग सोने पर सुकून थी फिर से परेशान हो गई। आपकी इस फजूल बात का मकसद डराना चाह रहे हैं मुझे? हाँ हाँ, एक नहीं ढेर मोहब्बत का एक रंग देखना चाह रहा हूँ कि इतने इस्तेहकाक के बावजूद मैंने आपको अपनी लाइफ गुजारने का फ्री हैंड दिया है, मगर बेएतबारी की धुन ने आपको इस तरह अपनी लपेट में लिया है कि कोई मंजर वाजिया नहीं। खैर, गुड नाइट कहते साथ ही शेर मुंह दूसरी जानिब कर सो गया।